सो वेलकम एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसका एक लेक्चर आपको दिया गया है। आई होप कि आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले देख लो, बाद में यहाँ पे इस लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इस लेक्चर में अभी हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे सभी टॉपिक्स है उसमें से सिंपल क्वेश्चन है वो भी निकल सकता है, और बहुत ही लेंथी एंड हार्ड क्वेश्चन भी निकाल कर दे सकते हैं। तो बेसिकली जीसेट एग्जामिनेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। कुछ बहुत लेंथी डेरिवेशन नहीं होगा उसमें। सो यहाँ पे देखो, पहले बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि टू साइमल्टेनियस इवेंट्स, अगर टू साइमल्टेनियस इवेंट्स इन एस फ्रेम बोला है, इसका मतलब है कि एस फ्रेम में एक ही साथ दो इवेंट्स हो रहे हैं। मतलब कि जो डेल्टा टी है वो है 0 होगा। वो दोनों जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 0 मिलेगा आपको। वैसे ही अगर आपको बोला है कि टू साइमल्टेनियस इवेंट्स इन एस डैश फ्रेम, तो डेल्टा टी डैश है वो 0 होगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपको बोला है कि क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम इंटरवल, तो प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स क्या होता है। प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स अगर आपको बोला है तो उसका मतलब है कि वो दोनों इवेंट्स एक ही लोकेशन पे हो रही है। तो सपोज आपको बोला गया है कि प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इन स्पेस शटल, मतलब कि स्पेस शटल के फ्रेम में जो दो इवेंट्स है वो सेम लोकेशन पे हो रही है। तो आपको प्रॉपर टाइम इंटरवल का डेफिनेशन क्या मतलब पता चला कि अगर दो इवेंट्स हो रही है एक ही फ्रेम में, और तभी ही एक ही लोकेशन पे हो रही है, एक ही लोकेशन पे हो रही है, और वो दोनों इवेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसी को प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक जो फ्रेम है उसमें प्रॉपर टाइम इंटरवल बोला है, मतलब कि एक फ्रेम है उसमें सेम लोकेशन पे इवेंट हो रही है, लेकिन दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो वो इवेंट्स है वो डिफरेंट लोकेशन पे हो रही है, तभी वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा। सो इफ इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज नॉट प्रॉपर इन वन फ्रेम of reference, then interval can be proper in some other frame of reference. Otherwise ये स्टेटमेंट को ऐसा भी बोला जा सकता है, if interval between two events is proper in one frame and not proper in other frame. Clear? इसका मतलब क्या है, देखो कि सपोज यहाँ पे कोई एक बस है, यहाँ पे सपोज एक बस है और यहाँ पे टॉर्च है वो चालू कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ पे ड्राइवर है वो देख रहा है कि टॉर्च चालू हो रही है। यहाँ पे जो एक बंदा है यहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है कि हाँ बस जा रही है, टॉर्च चालू हो रही है, टॉर्च बंद हो रही है, टॉर्च चालू हो रही है, टॉर्च बंद हो रही है। तो यहाँ पे सपोज बस की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इस बंदे को क्या लगेगा कि एक बार टॉर्च चालू होकर फिर से टॉर्च चालू हो रही है, लेकिन एक बार यहाँ पे टॉर्च चालू हो रही है, एक बार यहाँ पे टॉर्च चालू हो रही है, एक बार यहाँ पे टॉर्च चालू हो रही है। इसका मतलब कि ये यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसे क्या लगेगा कि टॉर्च है वो चालू बंद हो रही है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे हो रही है, सेम लोकेशन पे इवेंट नहीं हो रही है। और ड्राइवर को क्या लगेगा कि हाँ जो छठी सीट पे आदमी बैठा है वही टॉर्च चालू बंद कर रहा है, टॉर्च चालू कर रहा है, फिर से बंद कर रहा है, टॉर्च चालू कर रहा है, बंद कर रहा है। उसके लिए वो इवेंट है वो सेम ही लोकेशन पे हो रही है।
सो देखो, अगर इसको एस डैश फ्रेम बोलते हैं, इसको एस फ्रेम बोलते हैं, तो यहाँ पे एस डैश फ्रेम है वो मूविंग है, तो एस डैश फ्रेम में ये टॉर्च चालू होना, बंद होना या फिर से चालू होना, ये इवेंट्स है वो ड्राइवर के लिए क्या है, सेम लोकेशन पे ही हो रहा है। अब सेम लोकेशन पे हो रहा है, इसका मतलब है कि एस डैश फ्रेम में वो इवेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टॉर्च ऑन होना है, तो वो प्रॉपर टाइम इंटरवल बोला जाएगा, लेकिन इसके लिए वो प्रॉपर टाइम इंटरवल नहीं होगा। क्लियर? अब यहां से आगे बात करते हैं हम कि देखो, अगर वेलोसिटी है उसके बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वेलोसिटी एडिशन या तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो यहाँ पे फोकस करो और देखो कि सपोज नॉन रिलेटिविस्टिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, कोई एक व्हीकल है वो वी वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, उसे वी ए कह दो। एक व्हीकल है वो यहाँ से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसे वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसा बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल है वो थीटा है। अब यहाँ पे अगर आपको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि या तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन कर दो या तो वेक्टर एडिशन कर दो। अगर वेक्टर एडिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेक्टर एडिशन अगर करना है तो हमें यहाँ पे माइनस वी बी लिखना होगा, और यहाँ से फिर से एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा, और ये है वो वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? और या तो डायरेक्टली यहाँ से अगर हम वेक्टर पुट करते हैं तो ये वी ए माइनस वी बी शो कर रहा है, एरो एट जिस साइड है वो पहले आएगा, वी ए माइनस वी बी शो कर रहा है। तो अगर आप वी ए, आंसर देखो सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले डायरेक्टली टेल टू टेल पुट करके वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे हेड टू टेल पुट करके वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, इस टाइप से होगा। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी। क्लियर? तो ये दोनों एक ही बात हो गई। अब यहां से अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम तो वी ए बी इक्वल टू रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। क्लियर? ये है थीटा है वो दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो देखो, अगर यही बात हमें सेम ही बात करना है किसके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, अगर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के लिए हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि सपोज एस डैश फ्रेम है वो मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे ये आपकी एस फ्रेम हो गई और ये है वो एस डैश फ्रेम हो गई, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व किया जाता है,
ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्व किया जाता है एस फ्रेम में से और एस डैश फ्रेम में से, तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी एक्स, वी वाई, वी जेड एंड वी डैश वी वाई वी डैश एक्स, वी वाई डैश और वी जेड डैश है वो, ये सभी कंपोनेंट्स होंगे एस और एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी के। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली मैंने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया है। देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन अगर इसको हमें प्रूव करना है, पहले तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है फ्रेम, तो ही यहाँ पे देखो Vx आएगा, यहाँ पे भी Vx आएगा, यहाँ पे भी Vx आएगा, और जो Vx माइनस V होगा वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज यहाँ पे सभी में Vy डिवाइडेड बाय यहाँ पे गामा इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी Vz डिवाइडेड बाय गामा मतलब कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेस टू 1/2 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा फॉर एक्स डायरेक्शन। अगर वाई डायरेक्शन है यहाँ पे तो सिर्फ वाई डायरेक्शन के लिए ही यहाँ पे आपको वेलोसिटी है वो इसी फॉर्म में मिलेगी, एक्स और जेड के लिए इस टाइप से मिलेगी। तो यहाँ पे टेंशन मत करना, यहाँ पे हम लिख देंगे कि कौन कौन सी डायरेक्शन के लिए किस टाइप से वेलोसिटी मिल रही है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली ही ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इसको प्रूव करना है तो किस तरह से प्रूव होगा। देखो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू गामा, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखो टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स माइनस v कॉन्स्टेंट है v डी टी गामा, और यहाँ पे डी टी डैश इक्वल टू डी टी माइनस यहाँ पे भी v कॉन्स्टेंट है v डी एक्स सी स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे एक ये इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं अगर हम, सो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स माइनस वी डी टी गामा गामा कैंसल हो जाएगा, और यहाँ से डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो कि हमें वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर लिखना है, तो वेलोसिटी के टर्म्स में अगर आंसर लिखना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, डी टी बाई डी टी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डी टी बाई डी टी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी है वो कॉमन लिख देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 माइनस वी, और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एक्स डैश, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी होगा तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू वी एक्स डैश हो जाएगा, डी टी यहाँ से डी टी कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे वी एक्स माइनस वी ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे इसको लिखा जाएगा वी एक्स और वी बाई सी स्क्वायर। तो देखो सेम ही फॉर्मूला आ गया, वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स माइनस वी
डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर फॉर एक्स डायरेक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि फॉर अगर फ्रेम है वो वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो किस तरह से फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे वाई डायरेक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ, जेड डायरेक्शन के आपको लिखने हैं। फॉर वाई डायरेक्शन वी वाई डैश इक्वल टू सेम फॉर्मेट लिखना है 1 माइनस वी वाई वी बाई सी स्क्वायर वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर और वी जेड डैश इक्वल टू वी जेड रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर। अब ये जेड डायरेक्शन के लिए आपको सेम ही प्रोसीड करना है और आपकी बुक में लिखना है। अगर यहाँ पे आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी का बोलूं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या करना है, पहला इक्वेशन लिखते हैं। सो जहाँ पे वी एक्स डैश है वहाँ पे वी एक्स लिख दो और वी एक्स की जगह पे एक्स डैश, यहाँ पे प्लस वी, यहाँ पे 1 प्लस वी एक्स डैश वी बाई सी का स्क्वायर। सो माइनस है वहाँ पे प्लस करना है और जहाँ पे वी एक्स है वहाँ पे वी एक्स डैश पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सभी में आपको वही प्रोसीड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो वी वाई लिख दो, यहाँ पे वी वाई डैश आ जाएगा, यहाँ पे वी एक्स डैश आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर दी। अब दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखो फॉर 1D मोशन, मतलब कि एक डायरेक्शन में अगर मोशन हो रही है, एक डायरेक्शन में अगर मोशन हो रही है और यहाँ पे आपको 1D मोशन में आपको बोला जाता है कि वी ए बी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड 1 माइनस वी ए वी बी बाई सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, सपोज आपको वी ए बी निकालना है, वी ए बी आपको निकालना है, तो आपको वी ए और वी बी दोनों कोई थर्ड ऑब्जेक्ट, देखो आपको पहले यहाँ पे देखो बस है और यहाँ पे कोई बाइक जा रहा है, सपोज यहाँ पे कोई बाइक जा रहा है, तो वो बाइक जा रहा है, ये यहाँ पे ये बस जा रही है, तो ये सब कंसिडर कर लेना, बस है बाइक है। तो यहाँ पे ये बाइक और बस दोनों की अगर रिलेटिव वेलोसिटी हमें काउंट करनी है तो यहाँ पे ग्राउंड में से यहाँ पे दोनों जगह पे कोई देख रहा होगा, तभी आपको वी ए बी पता चल जाएगा। क्लियर। तो देखो, अगर आपको वी ए बी निकालना है तो आपको कोई थर्ड ऑब्जेक्ट, सपोज डी सोचते हैं,
तो आपको दोनों की वेलोसिटी है वो d के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला बेसिकली आपको डायरेक्टली ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा है और आप ट्राई करेंगे इस फॉर्मूला से, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आप फॉर्मूलेशंस में ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आप कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है रिलेटिविटी के प्रॉब्लम्स में कि आप ये फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे और इसी फॉर्मूला पे वापस आ जाएंगे कि अब क्या करें, जो आपको गिवन होगा वही आप फाइंड करके आंसर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है वो आप याद रख लो। अगर यहाँ पे देखो VAD है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू D एंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू D, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकाल सकते हैं। देखो A की वेलोसिटी पता है, मतलब बस की वेलोसिटी पता है ग्राउंड से, कार की वेलोसिटी पता है ग्राउंड से, तो आप दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है। सपोज बस है वो 60 की स्पीड से जा रही है ग्राउंड की कंपेयर में, और बाइक है वो 40 की स्पीड से जा रहा है। तो अगर बस की वेलोसिटी है बाइक की रिस्पेक्ट में, सो v बस की रिस्पेक्ट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बाइक 20 kmph आ जाएगा, और v बाइक विथ रिस्पेक्ट टू बस है वो क्या आ जाएगा 40। अरे 40 थोड़ी आता है, ये -20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -20। जैसे ही आप ये दोनों चेंज करेंगे इंटरचेंज, तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। बस की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बाइक है वो पॉजिटिव है, तो बाइक की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बस है वो नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर? तो अब इसके बेस पे और जो प्रीवियस फॉर्मुलेशंस हमने सीखे हैं उसके बेस पे एग्जांपल्स देखते हैं। हेलो, सो यहाँ पे देखो नेट जून 2018 का एक क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है। नेट जून 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले समझते हैं, बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। टू पार्टिकल्स A and B मूव विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड V। मतलब कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब वो इक्वल मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि B मूव कर रहा है इधर और A मूव कर रहा है इधर। सपोज वेलोसिटी है V और इसकी भी वेलोसिटी है V along the x-axis of inertial frame of reference। अब magnitude of velocity of A as seen from rest frame of B is। तो देखो यहाँ पे हम देखो B है उसमें बैठे हैं और वहाँ से देखना है कि A की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे देखो कि सपोज V A B, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या आ जाएगा, देखो VA माइनस ऑफ VB डिवाइडेड बाय 1 माइनस VB बाय C स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो B और A की वेलोसिटीज है वो
मतलब कि यहाँ से आप देखें तो बी और ए की वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे वी बी है वो माइनस लिखते हैं। अब देखो वी बी है वो यहाँ पे माइनस लिख दिया तो यहाँ पे भी माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वी बी की वेलोसिटी है वो सेम ही है वी ए जितनी, तो यहाँ से 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया, और आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या आ जाएगा बी। ओके, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। देखो रिलेटिविटी के क्वेश्चन में आंसर लाना इतना इजी होता है और कभी कभी लेंथी भी होता है, लेकिन आंसर आ जाने के बाद ऑप्शन टिक करने में थोड़ा फोकस करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है या माइनस है, आप देख लेना ऑप्शन से, ए ऑप्शन है उसमें यहाँ पे माइनस दिया गया होगा, बी ऑप्शन है उसमें यहाँ पे प्लस है, सी या डी ऑप्शन है उसमें यहाँ पे 2v की जगह पे v होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखी है, माइनस नहीं लिखा है, तो आपकी वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब इसके बाद देखते हैं गेट 2017 का क्वेश्चन। गेट 2017 है उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, an object travels along x direction with velocity c by 2 in O frame। मतलब यहाँ पे डेटा लिखते हैं, ऑब्जेक्ट है, आपको सपोज ऑब्जेक्ट है वो a है, तो वेलोसिटी ऑफ a क्या दिया गया है इन O फ्रेम c by 2। अब observer in O dash frame sees the same object traveling with velocity c by 4। सो यहाँ पे v a O dash क्या दिया गया है c by 4। सॉरी, अब यहाँ पे c by 4 वेलोसिटी दी गई है। अब द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O, v O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O, ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, तो यहाँ पे एक प्लेन सपोज जा रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ग्राउंड से यहाँ पे एक बंदे को प्लेन है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है c/2 की स्पीड से, तो प्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया c/2, मतलब कि a ऑब्जेक्ट जो है a ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू o c/2 है। अब यहाँ पे एक बंदा है वो कार में जा रहा है, वो उसको क्या लगेगा कि c/4 से वो जा रहा है, तो अभी प्लेन में जो बैठा है यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ये जा रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है। क्लियर? तो देखा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा लिखना है डायरेक्टली कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ c/2 दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश है वो c/4 दिया गया है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विथ रिस्पेक्ट टू ओ फाइंड करना है, तो आप क्या करें, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो,
वेलोसिटी ऑफ ओ डैश माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ डैश वेलोसिटी ऑफ ओ डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला नोट करवाया था अभी ही 10 मिनट पहले ही, कि अगर आपको दो वेलोसिटीज फाइंड डिफरेंटली करनी है तो थर्ड ऑब्जेक्ट की कंपेयर में आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इन्वर्ट कर दे, वी ओ डैश ए करते हैं तो -c/4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट के अप्रोच से देखते हैं तो आपकी फ्रेम है वो फ्रेम ओ डैश है वो c/4 से मूव कर रही है, लेकिन -c/4 आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है इसलिए। तो ओ डैश ए लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, v ए ओ है उसकी जगह पे v ओ ए करते हैं तो c/2, लेकिन माइनस आ जाएगा यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं ओ डैश ओ इक्वल टू, देखो यहाँ पे ओ डैश ए, यहाँ पे भी ओ डैश ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए पुट कर दो। अब क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -c/4 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +c/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या आ जाएगा c/2 और c/4, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे माइनस लिख दो, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा c²। अब यहाँ पे देखो c कॉमन निकाल लो, सो 1/2 माइनस 1/4 मतलब कि 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/8, और c² कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे c और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 8 माइनस 1/8 मतलब कि 7/8, तो यहाँ से c/2c/7 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर दो तो 2c/7 आ गया गेट का जो आंसर है। तो यहाँ पे देखो इन यूनिट्स ऑफ c बोला गया है, सो 2/7c, तो इन यूनिट्स ऑफ c बोला गया है, तो हमें डायरेक्टली क्या करना होगा कि इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। सो 0.1 और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 और 6 और फिर से आ गए, सो 0.18 ऐसा कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो गेट एग्जामिनेशन है, सॉरी 0.2 यहाँ पे आएगा ना, 7 × 2 मतलब 0.2888 ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। सो आपका गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, और अभी भी आपको एक क्वेश्चन है वो मैं नेट एग्जामिनेशन का प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको खुद समझना है और खुद ही सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलते हैं आगे। सो अभी देखो यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं अभी हम कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के कंसिक्वेंसेस मतलब कि कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन अब अगर हम कर रहे हैं तो कंक्लूजन क्या आ रहा है वो यहाँ पे देखते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वैसे ही एरिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वैसे ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो देखो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं कि जब लाइट वेलोसिटी के कंपेरेबल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी लेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है एज कंपेयर टू
लेंथ ऑफ इट्स रेस्ट। ओके, अगर यहाँ पे रेस्ट पे L0 लेंथ है और अगर ये सपोज 3/5c की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होके कितनी हो जाएगी, देखो L = L0 और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे हम। सो 3/5c पुट किया है, मतलब कि मैंने 9/25 और c² कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे 16/25 आ जाएगा रूट में। 16/25 L0 मतलब कि 4/5 L0 आ जाएगा, मतलब कि 0.8 L0 हो जाएगा। क्लियर? अगर देखो यहाँ पे ये फेमस एग्जांपल्स है, जीसेट के एग्जामिनेशन के पेपर में आप देखेंगे कि 3/5c से मूव कर रहा है तो लेंथ है वो 0.8 L0, जो रेस्ट पे लेंथ है उतनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4/5c गिवन है तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, मतलब कि 0.6 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना। और जब परपेंडिकुलर मोशन होती है, मतलब कि यहाँ पे L0 है इस डायरेक्शन में, लेंथ मतलब ये रोड है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर मोशन हो रही है तो L = L0 ही आएगा, लेंथ में चेंज नहीं होगा। क्लियर? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है उसकी तो कोई भी चेंज नहीं होगा लेंथ में। अब मतलब कि अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप है वो ये रोड के फर्स्ट एंड को देख रहे होते हैं और मोशन ही इतना फास्ट होता है कि यहाँ पे रोड का जो फर्स्ट एंड है उसे देख रहे होते हो, तो रोड का सेकंड एंड है उसे देखने में आपको जितना टाइम लगेगा उससे पहले ये रोड है वो आगे चला जाएगा। तो इस वजह से ये जो सेकंड पॉइंट है वो आपको आगे दिखेगा, इसलिए लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई आपको नज़र आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से आप है वो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझ सकते हैं। अगर सपोज ये तो देखो लेंथ के पैरेलल मोशन हो गई, ये लेंथ के परपेंडिकुलर मोशन हो गई। अगर मोशन है वो कुछ एंगल पे हुई, थीटा एंगल, तो क्या होगा? अगर थीटा एंगल पे मोशन हो रही है तो L = L0 1 - v cos θ/c⁻²। क्लियर? अगर कोस यहाँ पे 0 है तो आपको देखो ये फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे तो इजी रहेगा कि अगर थीटा है वो 0 है तो v/c² v²/c² आ जाएगा, और थीटा है वो 90 है तो लेंथ के परपेंडिकुलर मोशन हो गई तो थीटा कोस 90 है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ही डायरेक्टली L = L0 आ जाएगा। तो ये थोड़ा जनरलाइज केस हो गया, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सभी फॉर्मूला आपको डिराइव हो जाएंगे। अब एरिया कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात की हमने, अगर यहाँ पे ही हमने कोई सपोज स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर यहाँ पे ले लिया तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एरिया है उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो एरिया भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम सरफेस की बात करेंगे तो एरिया है उसमें भी सेम ही फॉर्मूला आता है, A = A0 √1 - v²/c²। एंड अगर कोई एंगल पे देखो यहाँ पे ये पैरेलल मोशन हो रहा है, अगर कोई एंगल पे मोशन हो रहा होगा तो यहाँ पे v cos θ आ जाता, ये जो थीटा है वो आपको निकालना होता।
तो यहाँ पे एरिया कॉन्ट्रैक्शन हो गया होता। अगर ये स्क्वायर परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो स्क्वायर है, सपोज ये स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर है यहाँ पे रखा है, ये अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो एरिया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि कोस थीटा है वो 90, मतलब कि 0 आंसर आ जाएगा और A = A0 मिल जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वॉल्यूम है वो कोई भी एंगल में आप जाओ तो वॉल्यूम है वो सेम ही आपको फॉर्मूला दे रहा होगा। वॉल्यूम है वो सेम ही फॉर्मूला दे रहा होगा, जो पहले का वॉल्यूम है और बाद का वॉल्यूम है यहाँ पे है। तो ये जो है वो जब मोशन में होगा तब का वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम एट रेस्ट। अब देखो एरिया अगर चेंज हो रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो सपोज जियोमेट्री है उसमें एंगल भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखो सपोज हमने क्या किया है कि एक ट्राइंगल ले लिया है, तो यहाँ पे लेंथ है वो A एंड यहाँ पे B, ये लेंथ है वो ले लिया। अब क्या होगा, देखो tan अल्फा है वो h/a होगा, h/a, क्योंकि हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब tan बीटा है वो क्या होगा, h/b। tan थीटा है वो क्या होगा, a/h। क्लियर। अब यहां से देखो कि अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से और v है वो कंपेरेबल टू c है, तो रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा है, तो tan अल्फा डैश क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो ये लेंथ है वो उसके पैरेलल मोशन हो रहा है, तो ये लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो A = A, जो नया A डैश है, सो A डैश = आ जाएगा A √1 - v²/c²। सो देखो h है वो परपेंडिकुलर है, तो h है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे h है और इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ये एंगल है वो 90 डिग्री है, तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो tan अल्फा डैश है वो क्या आया, h/a √1 - v²/c²। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि h/a उसको tan अल्फा लिख दो, तो tan अल्फा डैश = गामा tan अल्फा। वैसे ही h/b करेंगे तो b भी सेम ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो h/b करने से भी जो एंगल है वो आपका चेंज हो जाएगा, गामा tan बीटा। अब tan थीटा = a/h है, तो यहाँ पे a कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एंगल भी फिर से चेंज हो जाएगा, a/h, और tan थीटा/गामा आ जाएगा। अब देखो गामा है वो 1 से ज़्यादा होता है ऑलवेज, तो गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो एंगल्स मेजर्ड विथ लाइन ऑफ वेलोसिटी देन गामा मल्टीप्लाइड। मतलब कि देखो लाइन ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स है वो इस लाइन पे ही मेजर किए गए हैं। क्लियर। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एंगल्स भी यहाँ से ही मेजर्ड किए गए हैं, तो ये जो एंगल्स है वो लार्जर होते हैं, मतलब कि जो रेस्ट पे है तब का ये जो अल्फा एंड बीटा एंगल है वो, और अल्फा डैश एंड बीटा डैश, इन दोनों में से कौन सा एंगल है वो ज़्यादा होगा, अल्फा डैश एंड बीटा डैश। जब वेलोसिटी कर रहे हैं तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो ये जो एंगल्स है वो बढ़ गए, मतलब कि इस तरह से एंगल थे अब क्लोज आ गए, मतलब कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो एंगल है वो बढ़ गया, मतलब कि यहाँ से एंगल है वो अपवर्ड हो गया, यहाँ से भी एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो भी एंगल
लाइन ऑफ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर मेजर होता है वो रिड्यूस होता है। मतलब कि ये जो एंगल था वो थीटा था, अब वो रिड्यूस होके थीटा डैश हो जाएगा जब v वेलोसिटी से मोशन होगी। तो यहाँ पे एरिया कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जियोमेट्रिक एंगल भी यहाँ पे मैंने बताया है, और एक एग्जांपल भी दिया है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में v वेलोसिटी से मतलब v इक्वल टू 3/5c एंड 4/5c की स्पीड से अगर मोशन हो रही है तो उसकी लेंथ है वो कितनी होगी। अगर 3/5c से मोशन हो रही है तो उसकी लेंथ L0 3/5 सॉरी यहाँ पे 4/5 हो जाएगी, यहाँ पे 3/5 L0 हो जाएगी। क्लियर? तो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि 1 मीटर का क्वेश्चन होगा जी सेट एग्जामिनेशन में कि 1 मीटर का कोई रोड है तो वो 3/5c वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, 1 मीटर लेंथ ऑफ रोड एंड v इक्वल टू 3/5c, then its length will reduce to 0. देखो ये 0.6 है, मतलब कि 0.8 मीटर हो जाएगी। अगर v इक्वल टू 4/5c है तो l इक्वल टू 0.6 मीटर आ जाएगा। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। और ये देखो डायरेक्टली बहुत फेमस है, तो यहाँ पे 3/5 और 4/5 है, उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर 3/5c आपको एक बार वेलोसिटी दी है v इक्वल टू 3/5c, तो आपका गामा है वो 1/√1 माइनस v²/c² आप करेंगे तो 1/√, क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 25 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो यहाँ से 5 और यहाँ से 4, सो गामा है वो 5/4 आ जाएगा। क्लियर? और ये रूट की वैल्यू स्पेसिफिक आप बात करें तो ये रूट जो है उसकी वैल्यू v²/c² ये करेंगे तो आपकी रूट की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। क्लियर? तो जहाँ जहाँ रूट है वहाँ डायरेक्टली 4/5 आप पुट कर सकते हैं जब 3/5c दिया गया हो, और 4/5c दिया गया है तो 3/5c आप डायरेक्टली रूट की जगह पे रिप्लेस करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये देखो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, लेकिन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आप याद रख लो या बहुत बार रिपीट करेंगे आप तो आपको अब जैसे अपना नाम याद है वैसे ही ये भी याद हो जाएगा कि अगर 3/5c है सो 4/5c आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है क्लासिकल मैकेनिक्स का कि आप कभी भी इसके फॉर्मूलेशन है वो आपको प्रॉपरली याद नहीं रहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, थोड़े हार्ड फॉर्मूलेशंस भी आएंगे जब हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स की। तो अभी ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और सब खत्म हो गया है, अब टाइम डायलेशन की बात करेंगे हम, और उसके बाद डायरेक्टली हम रिलेटिव डायनामिक्स पे चले जाएंगे। इसमें मुझे यहाँ पे पता है कि आपको एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रॉब्लम्स है पूछे जाते हैं, बहुत ही लेंथी प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं, तो लेंथी प्रॉब्लम्स हम नहीं करेंगे और ट्राई करेंगे मैक्सिमम कवर अप करने की कि आपको फॉर्मूला है वो डायरेक्टली कभी भी पूछा जाए तो फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। तो फॉर्मूला तो यहाँ पे सभी करेंगे, लेकिन वो सभी फॉर्मूला के बेस पे प्रॉब्लम्स है होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी कोई फॉर्मूला है वो डायरेक्टली एज अ फॉर्मूलेशन ही पूछ लेते हैं,
एज अ प्रॉब्लम नहीं पूछते। सपोज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है तो उसका फॉर्मूला नहीं पूछते, वो उसके बारे में प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। क्लियर? सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ये रिवाइज कर लो, और थैंक यू एंड गुड बाय।